गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में वर्ण चैप्टर देखेंगे। सबसे पहले व्याकरण में वर्ण चैप्टर को हम लोग देखेंगे और वर्ण का परिभाषा जानेंगे। सबसे पहले वर्ण के बारे में, वर्ण किसे कहते हैं। जहाँ तक सभी लोग वर्ण का परिभाषा जानते हैं कि वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका सार्थक खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। प्रायः किताब में यही देखने को मिलता है कि वर्ण का परिभाषा कि वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। लेकिन हम लोग एक और शब्द जोड़ देंगे जिससे वर्ण का परिभाषा और अच्छा हो जाएगा कि वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका सार्थक खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। क्योंकि हिंदी व्याकरण में सार्थक को ही रखा गया है, निरर्थक को छोड़ दिया गया है। तो वर्ण का परिभाषा याद रखेंगे कि वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका सार्थक खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या 11 है और व्यंजन वर्णों की संख्या 33 हिंदी वर्णमाला में हम लोग पढ़ते हैं। इस 11 को यानी स्वर वर्ण, सबसे पहले तो यह जानना है कि स्वर किसको कहते हैं। तो जिस वर्ण का उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण से सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। अर्थात जो स्वतः उच्चरित यानी जिसके उच्चारण के लिए दूसरे से सहायता न लेनी पड़े उसको हम स्वर वर्ण कहेंगे। और जिस वर्ण का उच्चारण करते समय स्वर वर्ण से सहायता लेनी पड़ती है उसको हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो इस तरह से स्वर और व्यंजन को हम लोग जानेंगे। अब स्वर वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। हिंदी में मुख्य रूप से हम लोग 2 ही भाग के बारे में पढ़ते हैं, पहला ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर के बारे में भी हम लोगों को जानकारी रखना है। अब यह जो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं इसको 2 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व और दीर्घ के रूप में। तो ह्रस्व के अंतर्गत क्या क्या आएगा और दीर्घ के अंतर्गत क्या क्या आएगा इसको हम लोग जानेंगे। अ, ई, उ और री को ह्रस्व स्वर कहते हैं। और इसके बाद जो बचता है आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 7 जो है वह दीर्घ होता है। 7 और 4 11 स्वर होता है हिंदी में। इसी तरह से व्यंजन वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला स्पर्श वर्ण, दूसरा अंतःस्थ यानी अंतस्थ वर्ण और तीसरा ऊष्म वर्ण। स्पर्श वर्ण के अंतर्गत 25 वर्ण होते हैं। क से लेकर म तक के वर्ण को स्पर्श वर्ण कहा जाता है। और अंतस्थ वर्ण 4 होते हैं, य, र, ल, व। और ऊष्म वर्ण के अंतर्गत भी 4 वर्ण होते हैं, तलावी स, मूर्धनी स, दंती स और ह। इस तरह से 25, 4 और 4 जोड़ने पर 33 व्यंजन वर्ण आता है और 11 जो है वह स्वर वर्ण आता है। अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कभी कभी आ जाता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितना है। ऑप्शन 11 और 33 दोनों जोड़ करके 44 याद रखना है, लेकिन कहीं कहीं आपको 46 वर्ण भी ऑप्शन में रहता है और लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि ये 46 ये कहां से होगा। व्यंजन वर्ण में कभी कभी कुछ व्याकरण की किताबों में
दो अतिरिक्त व्यंजन को जोड़ दिया गया है, जिसे तल व्यंजन के अंतर्गत हम लोग व्यंजन वर्ण में पढ़ते हैं। ड के नीचे जो शून्य होता है और ढ के नीचे जो शून्य होता है, इसको भी तल व्यंजन के अंतर्गत पढ़ा जाता है। कभी कभी जोड़ दिया जाता है कुछ व्याकरणों में, लेकिन हम लोगों को याद रखना है कि स्वर वर्ण 11 होते हैं और व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। इस तरह से एक श्लोक के माध्यम से हम लोग ह्रस्व, दीर्घ और व्यंजन वर्ण को भी जान सकते हैं। कहा गया है ह्रस्व किसको कहेंगे यह जानना है। तो जिसमें एक मात्रा का प्रयोग हो उसको ह्रस्व कहेंगे, जिसमें दो मात्रा का प्रयोग हो उसे दीर्घ कहेंगे, और जिसमें आधा मात्रा का प्रयोग हो उसको व्यंजन कहेंगे, और जिसमें 3 मात्रा का प्रयोग हो उसको प्लुत स्वर कहेंगे। इसे संस्कृत में एक श्लोक के माध्यम से पढ़ा जाता है कि एक मात्रो भवेद ह्रस्वः, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रो प्लुत ज्ञेयो, अर्धमात्रम च व्यंजनम। एक मात्रा, यहां देखिए ए को हम लोग व्यंजन दीर्घ स्वर के अंतर्गत क्यों रखे हैं? दीर्घ स्वर के अंतर्गत इसलिए रखे हैं कि ए एक मात्रा नहीं बल्कि इसमें 2 मात्रा का प्रयोग हुआ है। यह अ और ई के मिलने से बनता है, इसीलिए हम लोग ए को दीर्घ स्वर के अंतर्गत रखे हैं, ह्रस्व में इसे नहीं पढ़ते। अब आगे व्यंजन वर्ण में, व्यंजन वर्ण में हम लोग व्यंजन वर्ण में हम लोग अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में पढ़ते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण। अब अल्प प्राण का परिभाषा तो वैसे दिया जाता है कि अल्प माने थोड़ा, प्राण माने शक्ति। जिस वर्ण के उच्चारण करने में थोड़ा शक्ति लगे, जोर लगे, उसको अल्प प्राण कहेंगे, और जिस वर्ण का उच्चारण करने में अधिक जोर लगे, अधिक शक्ति लगे, उसको महाप्राण कहेंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव में विशेष रूप से प्रश्न पूछा जाता है अल्प प्राण और महाप्राण के लिए, तो ऑब्जेक्टिव में एक एक वर्ण का उच्चारण करके अगर हम देखेंगे तो फिर हो सकता है कि गलत हो जाए। तो इसके लिए हम लोग एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। गिनती तो प्रायः सभी को आता है, 1, 3, 5 और अंतस्थ। अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं, 4। तो अब 1, 3, 5 को जानना है कि यह 1, 3, 5 क्या है। पहले से आपको याद है, क ख ग घ सभी लोग याद किए हैं। क ख ग घ का सीरियल हम लोग पढ़े हैं कि क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अ। लेकिन यहां पर बस क ख ग घ का सीरियल केवल बदल देना है। जैसे क ख ग घ और अंग को हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद च छ ज झ और य को पढ़ते हैं। तो ये 1 और 2 जो इधर का सीरियल है इसको बदल देना है हम लोगों को, और 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसे कर देना है। अब हम लोग देख लिए कि अल्प प्राण, अल्प प्राण मतलब 1, 3, 5। तो अल्प प्राण कौन कौन सा वर्ण होगा? तो 1 याद रखना है, बस 1 अगर याद रहेगा तो क्या याद हो जाएगा कि क च ट त प 1। इसके बाद 3 याद रखना है, तो तीसरे नंबर पर क्या आता है? ग ज ड द ब। इसके बाद 5 आता है, तो 5वें नंबर पर क्या आता है? तो अंग य ण न म। इस तरह से अल्प प्राण अगर कहीं दिया गया है, इसके बाद ये अंतस्थ है जो आप पहले से ऊपर पढ़े हैं कि य र ल व को क्या अंतस्थ वर्ण कहते हैं। इस तरह से 1, 3, 5 और अंतस्थ को अल्प प्राण कहा जाता है। यह आसानी से जो है वह याद किया जा सकता है। इसी तरह से यहाँ जब महाप्राण हम लोग देखेंगे तो 2 और 4, 2, 4 और ऊष्म वर्ण को महाप्राण कहा जाता है। अब इसको 2 जो बचा है, 2 मतलब ख छ ठ थ फ और 4 मतलब घ झ ढ ध भ। इसके बाद ऊष्म वर्ण यानी तालाबी स, मूर्धानी स और दांती स को हम लोग ऊष्म वर्ण कहते हैं। तो इस तरह से महाप्राण हम लोग जान जाएंगे, अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में जानेंगे। इसके बाद आगे हम लोग और अभी वर्ण चैप्टर में घोष वर्ण के बारे में भी जानेंगे, अघोष वर्ण के बारे में भी अगले दिन जानेंगे, अगले वीडियो में।